समझे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, जिसको हमने आज थोड़ा सा थ्योरी में लिख दिया है। यहां देखो कि हल्ला नहीं करो। क्या था, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते क्यों है, तो फाइंड आउट करने के लिए नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, तो यहां देखिए कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हैविंग मैच्योरिटी पीरियड 8 नंबर का चैप्टर ये अप टू 3 मंथ्स है। करेंट इन्वेस्टमेंट जानते होंगे आप, करंट एसेट्स का जो हेड होता है उसमें करंट इन्वेस्टमेंट अलग से ही दिखता है, तो ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। सर करंट इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा ये जान जाइए। जैसे हम शेयर वगैरह खरीदे हुए हैं, म्यूचुअल फंड है, तो हम 5 दिन में चाहे 4 दिन में चाहे जब चाहे पैसा हम कैश में कर सकते हैं, तो उसको हम करेंट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, करेंट इन्वेस्टमेंट। ट्रेजरी बिल हो गया जो आरबीआई के थ्रू होता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटीज है उसको हमने खरीदा। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं मानेंगे, ये बैंक ओवरड्राफ्ट बोरिंग्स में आ जाएगा। किस में आएगा, बोरिंग्स में। वो फाइनेंसिंग में जब जाएंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहला पॉइंट यही था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और रिवाइज किया गया इंड एस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, दोनों का 3 नहीं है। इंड एस नंबर कितना हो गया 7 और एएस नंबर कितना हो गया 3। वो रिकमेंड करता है कैश फ्लो के लिए, और ये इंड एस 3 सॉरी एस 3 और इंड एस 7 कौन इशू करता है, आईसीएआई। 2 मेथड्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये आपके सीबीएसई वाले के सिलेबस में नहीं है, बट पढ़ लेना है। सीबीएसई वर्ड है यहाँ पर। उसके बाद 3 एक्टिविटीज है, बिहार को है 3 एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तीनों के अलावा हमको अलग से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कंसीडर करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हम समझ चुके हैं। अब आगे चलिए, जैसा कि हमने बोला कि 2 मेथड, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट, एंड 3 एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो अब डायरेक्ट की जब बात करते हैं तो डायरेक्ट भी समझ लीजिए। जैसे हमने बोला कि सेल ऑफ गुड्स है, गुड्स सोल्ड किए कैश में, तो कैश ये इनफ्लो है। गुड्स परचेज ऑन कैश, ये कैश आउटफ्लो है। तो डायरेक्ट पैसा आ रहा है या जा रहा है, डायरेक्ट का पार्ट हो गया, डायरेक्ट मेथड का पार्ट हो गया। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बना रहे हैं तो हमें यहां यह समझना है कि कैश इनफ्लो क्या है और कैश आउटफ्लो क्या है। कैश इनफ्लो मीन्स इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश आउटफ्लो मीन्स डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसी दोनों को नेट ऑफ कर देंगे, किसको, इनफ्लो को और आउटफ्लो को। वी फाइंड आउट द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल यह है कि सर यहां जो हम 3 एक्टिविटीज देख रहे हैं, तो हमें याद रखना है कि जब हम एसपीएल बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे भी आइटम्स होते हैं जो ऑपरेशन के मतलब ऑपरेटिंग के आइटम नहीं होते, नॉन ऑपरेटिंग के होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग मीन्स कि वो बिजनेस ऑपरेशन का नहीं है, बट हमने देखा कि 3 एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग का अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपका इधर इन्वेस्टिंग का हो सकता है या फाइनेंसिंग का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रेंट रिसीव क्या है, ये रेंट रिसीव क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम है कि डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट। ऑपरेटिंग इनकम है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, सॉरी फिर से, नॉन ऑपरेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है बट पीएल में क्रेडिट तो कर रहे हैं ना, तो जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालने जा रहे हैं तो वो जो रेंट रिसीव है उसको हमको रिवर्स करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो जब रिवर्स करना पड़ेगा तो वहां से रिवर्स होगा, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्टिविटीज का तो आइटम होगा। हमने 3 एक्टिविटी बोला ना, क्या क्या बोला, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड, तो रेंट रिसीव अब किस एक्टिविटीज का होगा, अगर ऑपरेटिंग का नहीं है तो किसका होना चाहिए, ये इन्वेस्टिंग का होगा। क्यों होगा सर, बिकॉज आपने कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट, और वहां से रेंटल इनकम आ रहा है, देयरफॉर वी कॉल इट रेंट रिसीव इज द इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। किस एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा, इन्वेस्टिंग का, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए आगे लिखिएगा। फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट we should find out inflow of cash and cash equivalent and outflow of cash and cash equivalent. There are some examples, बातें नहीं करिए, of inflow of cash and outflow of cash from various activities. चलो इतना जल्दी लिखो तो पहले ये कुछ किए हैं आप लोग क्या? ये थोड़ा समझिए, यहां पर डिस्कशन जरूरी है और आपको बताने हैं इसके एग्जांपल्स। समझिएगा, हमें अब ये समझना है कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो क्या है। डायरेक्ट मेथड के एग्जांपल, यानी कैश डायरेक्टली जो आना है और कैश डायरेक्टली जो जाना है। बट ध्यान रखिएगा, हम लोग किस एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं? ऑपरेटिंग की। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की बात नहीं करें। और मान लो कि एसेट सोल्ड कर रहे हैं या एसेट बाई कर रहे हैं तो ये ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। शेयर इशू कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं तो ये ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, ये फाइनेंसिंग का पार्ट हो जाएगा। समझ में? तो ऑपरेटिंग का क्या एग्जांपल हो सकता है कैश इनफ्लो में? बता सकते कोई बच्चे? सेल ऑफ गुड्स, वेरी गुड। कैश सेल ऑफ गुड्स है कि नहीं है? अब ध्यान सुनिएगा, बहुआ बातें नहीं करेंगे। अगर हम गुड्स को सोल्ड करते हैं क्रेडिट पे तो क्या ये कैश इनफ्लो होगा? नहीं होगा। बट कैश रिसीव फ्रॉम डेटर करते हैं तब क्या वो होगा? यस होगा। क्या वो ऑपरेटिंग का होगा? यस होगा। रिसीव फ्रॉम डेटर। और क्या हो सकता है इनफ्लो का एग्जांपल्स इसमें? और बता सकते हैं? डिस्काउंट और कमीशन रिसीव कर सकते हैं, यह भी ऑपरेटिंग का पार्ट। रिसीव, आपने सैलरी वगैरह बोला, वो आउटफ्लो का पार्ट हो जाएगा। अब देखो यहां पे कैश परचेज ऑफ गुड्स हो जाएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर हो जाएगा, और क्या हो सकता है? सैलरी और एनी अदर एक्सपेंसेस पेड, एनी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है कि नहीं है? कोई दिक्कत? बोलो हाँ ना। मुझे बताइए, अगर हम बीआर जैसे मिला, देखो ध्यान से, ए बहुआ सुनो ध्यान से, बिल्स रिसीवेबल है, ध्यान सुनिएगा,
बिल्स रिसीवेबल जानते हैं ना, ये प्रीवियस ईयर है और ये करेंट ईयर है। ध्यान सुनना, प्रीवियस ईयर में था 10,000, करेंट ईयर में हो गया 7,000। बताओ कैश यहाँ रिसीव है कि कैश, सॉरी मतलब कैश इंक्रीज है कि डिक्रीज है? ये वेरी गुड, कैश इंक्रीज है बिकॉज योर बी आर हैज डिक्रीजेज। बी आर डिक्रीज का मतलब क्या होता है? पैसा मिला होगा तब ना हमारा बी आर घटा है। तो कोई भी करेंट एसेट घट रहा है, बातें नहीं करिए प्लीज, कोई भी करेंट एसेट्स अगर घट रहा है इट इंडिकेट्स द इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये माइंड में रखिएगा बिकॉज आगे पूरा इसी पे कहानी शुरू होने वाला। डिक्रीज इन करेंट एसेट्स इंडिकेट्स इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जैसे स्टॉक घट गया तो सोल्ड किए तब घटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि डिक्रीज इन बी आर, बोलो हाँ है ना। अब सपोज करिए आउटफ्लो में क्या हो सकता है? इंक्रीज इन बीपी कह सकते हैं, सॉरी इंक्रीज बोलते हैं, डिक्रीज इन बीपी, देखो ध्यान से बउआ, यहां पर देखो बीपी, बिल्स पेबल प्रीवियस ईयर में 8,000 था, करेंट ईयर में 6,000 हो गया। बताइए पेमेंट किए कि आप रिसीव किए हैं? घटा, पैसा गया ना, तो बीपी आपका घट गया तो कहीं ना कहीं आउटफ्लो है। तो कोई भी यहां जो हमने वर्ड लिखा है सैलरी और एनी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एनी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैश एक्सपेंसेस ले लेने हैं कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, एनी अदर ऑपरेटिंग तो बोलोगे सर डेप्रिसिएशन तो हम कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन पेड नहीं हो रहा है, डेप्रिसिएशन पेड नहीं हो रहा है। हम लोग कौन सा मेथड देख रहे हैं बेटा? डायरेक्ट मेथड देख रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड में ओनली द कैश आइटम लेना है मुझे। कौन सा आइटम लेना है? कैश आइटम लेना है। ये समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ है ना। यहां पर कैश क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। यहां कैश क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। अब मुझे बताओ एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। चलिए एग्जाम्पल्स बता सकते हैं, गर्ल्स साइड से बताइए, बॉयज साइड साथ रहिए। बोलिए, आप लोग बोलिए। कोई कुछ ऐसे खर्चे, कोई ऐसे आइटम, हमने आइटम वर्ड लिखा है तो इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, जो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग दोनों में आ जाएगा। बताइए, बोलिए। डेप्रिसिएशन हो जाएगा, बोलो हाँ ना। चलिए डेप्रिसिएशन, और बोलिए एमोर्टाइजेशन। चलो और बहुत सारा है, बोलिए जो भी बोल रहा है बोलिए जल्दी। डिविडेंड रिसीव या पेड हो सकता है, बोलो हाँ या ना। अच्छा ये बताओ, ए बउआ ध्यान से देखना, डिविडेंड पेड कब करेंगे हम? डिविडेंड पेड कंपनी कब करती है? जब शेयर कंपनी इशू करती है, फंड क्रिएट कर लेती है तब। तो डिविडेंड पेड किसका पार्ट होगा? फाइनेंसिंग का होगा। किसका पार्ट होगा? फाइनेंसिंग का होगा। नॉन ऑपरेटिंग है, बट पीछे थोड़ा ध्यान दीजिए आगे। हम अभी कहाँ पर थे? ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग पे थे। ये अभी जो हम समझ रहे हैं ना, इसका खूब यूज होने वाला है बेटा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे टेंशन वाला चीज आपको यहीं पे है मिलेगा। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंप्लीट फॉर्मेट को फोकस करेंगे ना, तो 2-3 पेज कवर कर जाएगा। ऑपरेटिंग का 1.5-2 पेज खा जाएगा। और अगर एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में पूरे 6-8 नंबर का, जिससे दे दिया बैलेंस शीट एडजस्टमेंट, तो ध्यान रखना एक एक चीज़ वहाँ पर मैटर कर जाएगा और वो एक एक चीज़ यहाँ से निकलेगा।
हर पॉइंट को समझना है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ कोई डेबिट और क्रेडिट डबल इंटरेस्ट सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ डबल इंटरेस्ट सिस्टम नहीं हो रहा है, डेबिट क्रेडिट नहीं कुछ करना है। जब लेजर वगैरह करोगे इसमें हाँ तो वहाँ डेबिट करेंगे, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बना रहे हैं तो स्टेटमेंट कोई अकाउंट नहीं है, लेजर नहीं है, स्टेटमेंट बस एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरा फोकस करिए। मैंने पहले बोला था कि आपस में कोई डिस्कशन नहीं करिए, इवन तो आपको ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है मुझसे पूछेंगे, आ रहा है शांत रहेंगे। कभी कभी होता है कि किसी को आता है तो वो बोले हाँ हाँ इसे होता है, ये होता है, वो होता है। अरे भाई, आई नो, ऑल नो, यू नो, सब जानता है कि आप जानते हैं, तो फिर आप बोल क्यों रहे हैं? बताना नहीं है, शांति से सुनना है, ठीक है ना। चलिए यहां देखिए, जैसे हमने बोला यहां पर एक दो चीज लिखा है, जैसे हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं? एग्जांपल्स ऑफ नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। जैसे डिविडेंड पेड कैश आइटम है बट ऑपरेटिंग नहीं है, तो हम अभी दोनों एग्जांपल पर फोकस कर रहे हैं। ये जरूरी है कि आपको ये समझना है कि नॉन कोई आइटम कैश आइटम होता है बट ऑपरेटिंग नहीं होता है तो नॉन ऑपरेटिंग हो गया। तो ये फोकस करना, ये समझना है। हमने कल आपको ये भी बताया था, कल हमने बहुत कम लिखा था बट डिस्कशन किया था। तो यू हैव टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग पावर, जितना समझोगे उतना क्लैरिटी आएगा और सवाल आपके किसी भी बुक, किसी भी ऑथर के बुक के होंगे, आराम से बन जाएगा। तो समझना जरूरी ना, आप यहाँ समझने आते हैं, ये सब चीज़ तो आपको घर बैठे बैठे भी मिल जाएगा, चल जाएगा। इसलिए यहाँ समझना है, यहाँ डिस्कशन करना है, समझ गए। चलिए, तो डिविडेंड पेड जो है नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। अब डिविडेंड पेड कंपनी कब करती? ऋषभ, अभी न समझाए तुमको कोई बात? तो डिविडेंड पेड कंपनी कब करती है? जब कंपनी शेयर इशू की होती है। क्या की होती है? शेयर इशू की होती है। तो ये शेयर कंपनी इशू करती है फंड को जनरेट करने के लिए, तो वो फाइनेंस का पार्ट होता है। दैट्स व्हाई पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज द आइटम ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बट व्हेन कंपनी रिसीव डिविडेंड, जब कंपनी कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी ने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया है, तो जिस कंपनी का हम शेयर खरीदे, तो जो कंपनी ने हमें डिविडेंड शेयर दिया वो डिविडेंड अनाउंस करेगा, तो वो पेड करेगा, तो हम क्या कर रहे हैं? तो मेरे लिए वो इन्वेस्टिंग का पार्ट हो जाएगा। किसका पार्ट हो जाएगा? इन्वेस्टिंग का। अब ध्यान रखना कि हमने तीन आइटम देखा, तीन एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो ये डिविडेंड, इधर डिविडेंड रिसीव और डिविडेंड पेड, ऑपरेटिंग नहीं है। अगर वो कोई भी आइटम इन्वेस्टिंग का है या फाइनेंसिंग का है तो वो नॉन ऑपरेटिंग कहला जाएगा। सिंपल सी बात ही ये है, कोई भी आइटम फाइनेंसिंग का है या इन्वेस्टिंग का है, मतलब ऑपरेटिंग का नहीं है। जो ऑपरेटिंग का नहीं हो क्या कहलाएगा? नॉन ऑपरेटिंग। कोई दिक्कत नहीं है। तो डिविडेंड रिसीव इज द आइटम ऑफ इन्वेस्टिंग। बट ध्यान रखिएगा, जब हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, एसपीएल बनाते हैं, तो इस दोनों को हम शो करते हैं अपने इनकम और एक्सपेंसेस में। डिविडेंड रिसीव को अदर इनकम में दिखा दिया जाता है, डिविडेंड पेड को हम एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंस में दिखा देते हैं या फाइनेंसिंग में दिखा देते हैं। देख लो आपको जो एक्सपेंसेस का हेड होता है उसमें फाइनेंस कॉस्ट होता है, देखें ना, फाइनेंस कॉस्ट। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट पेड हो सकता है। अब बताइए इस दोनों में क्या कहानी है? इंटरेस्ट रिसीव किसका आइटम होगा, बता सकते हैं? इन्वेस्टिंग का हो जाएगा, वेरी गुड। और ये किसका आइटम होगा? फाइनेंसिंग का। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। उसके अलावा और क्या हो सकता है बताओ? हाँ हो सकता है, यहां लिख दे कि गड़बड़ा जाएगा। एक काम करिए ना, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा लेंगे, लिख देंगे। आपको कैसे लिखना है पता है ना? पहले ये लिख लीजिएगा जो लिखे होंगे, यहां से लिखना है शायद, फिर ये वाला आइटम भी लिख लीजिएगा आप, ठीक है ना। फिर ये लिख लीजिएगा, जल्दी जल्दी करिए। हाँ, और एग्जांपल्स बता सकते हैं इसका? और बताइए ना एग्जांपल क्या हो सकता है? आप कुछ बोल रहे थे भैया। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, क्या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो सकता है? और बोलो। लॉस बाय फायर, सही बोले आप। और बोलो।
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हो सकता है। रेंट रिसीव हो सकता है। चलो एक चीज देखो ध्यान से, अब एक सवाल है, देखो ए बुआ, ये सवाल देखते हैं जवाब आप लोगों को आता है कि नहीं आता है। सुनो ध्यान से, ये अभी लिखो मत, देखो बाबा देखो, जादू दिखाएंगे, जादू। ये क्या है? गुडविल है। टेंजिबल की इनटेंजिबल है? वेरी गुड। चलिए CY मतलब, CY मतलब, PY मतलब, चलो यहां ध्यान देना, बताओ यहां पर गुडविल क्या हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज? गुडविल इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? पहले कितना था यहां पर गुडविल? 190 था, कितना हो गया? तो गुडविल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज इन गुडविल कह सकते हैं, बोलो हाँ या ना? यहां बताइए, चलो अब गुडविल इंक्रीज होने का मतलब क्या है, क्या कैसे, क्यों गुडविल बढ़ गया होगा? और ये CY PY जो है ये बैलेंस शीट का आइटम है, किसका आइटम है? बैलेंस शीट का। बताओ बताओ क्या है गुडविल? ये इंक्रीज गुडविल जो 1 लाख रुपया है, ये क्या कहलाएगा? 2 ऑप्शन देते हैं, दो नहीं 3। चलिए पहला क्या होगा? पहला परचेज आपने बोला, सही बोला आपने, हमको अच्छा लगा आपका जवाब। पहला कहलाएगा परचेज, कोई दिक्कत? दूसरा क्या कहलाएगा? हमने ये डीम्ड मान लिया है, घटा बढ़ा ये, और नहीं था कि इंफॉर्मेशन में कहीं सेल परचेज कुछ नहीं लिखा हुआ है, घट रहा है तो हमें मोटाइज मान लिया। अब सवाल ये है कि गुडविल बढ़ रहा है, परचेज का पार्ट है, अब ये किस एक्टिविटीज में जाना चाहिए ये बताइए, ये किस तक जाएगा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग? बोलो बोलो, पढ़ाई का मतलब यही होता है कि जवाब दो, समझो, लॉजिक लगाओ, कॉन्सेप्ट डेवलप करो, सोचो। बोलो, ऑपरेटिंग में जाएगा। और कोई बोलो? एक बच्ची बोल रही इन्वेस्टिंग में जाएगा, और कोई? बोल मनीष, तो इन्वेस्टिंग जाएगा, और कोई? आइए आइए, हाँ ये ना, ये मनीष,
ये बच्चा जो जवाब दिया बहुत ही मतलब कि इंप्रेसिव जवाब दिया है। क्या दिया है? इंप्रेसिव जवाब समझते हैं, जिससे टीचर ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि दोनों जवाब दे देगा, उस बच्चे ने दिया है। हमने सवाल इसी में फोकस किया, दोनों का जवाब देकर रख दिया। ये बोला कि सर पहला जाएगा इन्वेस्टिंग में, बिकॉज गुडविल परचेज है, मतलब हमने पेमेंट किया है, इन्वेस्ट किया है, कहीं पे किसी का बिजनेस खरीदा है। सोचो यही ना हुआ है, तो पहला कहां गया? इन्वेस्टिंग है पगला, इन्वेस्टिंग। लेकिन सेकेंड में गुडविल जो है डिक्रीज हो रहा है, ये एमोर्टाइजेशन है, एमोर्टाइजेशन पीएल में जाता है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग में चला जाएंगे, नहीं ऑपरेटिंग वाले में एडजस्टमेंट कर देंगे, यही ना बोला। बहुत अच्छा जवाब, इसके लिए आप थोड़ा सा क्लैप कर लीजिए, अच्छा जवाब दिया। चलिए ये जाएगा इन्वेस्टिंग में, कहां जाएगा? और ये एमोर्टाइजेशन जाएगा ऑपरेटिंग में, क्या होगा? एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, चले आगे, क्या इतना लिख लीजिए। और हम इसको क्लास को इस टॉपिक को भी यहीं रखते हैं, कल हम लोग किताब को छूने का काम करेंगे। चलिए, और हाँ कुछ बच्चे